नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे फिर छिड़ी जुबानी जंग, दायित्वधारी एमएलए संघ। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी विधायक बिशन सिंह चौफाल ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हल्ला बोला है। डीडीहाट से बीजेपी के विधायक व पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौफाल ने सरकार के द्वारा बनाए गए दायित्वधारियों पर सवाल खड़े कर दिए। विधायक बिशन सिंह चौफाल ने कहा कि अयोग्य लोगों को पिथौरागढ़ जिले में दायित्वधारी बनाया गया है। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में दायित्वधारियों के खिलाफ विधायक के कार्यों में जबरन हस्तक्षेप करने के साथ ही बाधा उत्पन्न की जा रही है। डीडीहाट से बीजेपी के विधायक बिशन सिंह चौफाल ने आगे कहा कि सरकार और संगठन के द्वारा ऐसे लोगों को दायित्व दिया गया है जो अयोग्य है। उन्होंने कहा कि दायित्वधारी सरकार की योजनाओं जनता तक पहुंचाने के बजाय जबरन विधायकों के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। इस मामले में दायित्वधारी हेमराज बिष्ट ने हरिद्वार से एक वीडियो जारी किया जिसमें अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि विधायक मेरे सम्माननीय हैं, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष व विधायक बिशन सिंह चौफाल ने कहा कि इस तरह के दायित्वधारियों को शीघ्र बाहर करना चाहिए। विधायक के इस बयान के बाद सरकार के कार्यों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले एक माह से प्रदेश के कई बीजेपी विधायक सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े कर चुके हैं, जिससे सरकार असहज हो रही है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और अरविंद पांडे की नाराजगी के बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चौफाल का भी दर्द सामने आ गया है। उन्होंने अपनी ही सरकार के दर्जाधारी मंत्री पर आरोप लगाते हुए उन्हें अयोग्य बता दिया है, जिससे सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अयोग्य लोगों को दायित्वधारी बनाया है। अयोग्य दायित्वधारी उनके विधानसभा क्षेत्र में दखल दे रहे हैं और जनता के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को तुरंत हटाए जाने की मांग की है। बिशन सिंह चौफाल ने कहा कि कुछ गरीबों के इलाज की फाइल मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में लगाई थी, लेकिन जब मैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिला तब उनके स्टाफ से पता चला कि दर्जाधारी मंत्री हेमराज बिष्ट फाइल ले गए हैं। हेमराज बिष्ट मेरे कामों में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए। उनको आंसू दे के मुझे लगा उनकी हाई लगेगी, उनके आंसू लगेगी। ऐसे गरीब जो आदमी के आंसू होते हैं ना, वो तो लोहे को भी भस्म करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी निवेदन है कि ऐसे पद में उनको नहीं बैठाना चाहिए महत्वपूर्ण पर। इनका काम होता है दायित्वधारियों का सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम होता है, न कि इस प्रकार के विधायकों के पीछे और विधायक के कामों में बाधा डालना उत्पन्न है। तो ऐसे आदमियों को तत्काल इस पद से हटाना चाहिए। नहीं है, ठीक है, माननीय विधायक जी की नजरों में अयोग्य हो सकता हूँ, लेकिन माननीय विधायक जी मुझे तो पता है कि योग्यता अयोग्यता की परिभाषा क्या है, उस अयोग्यता और अयोग्यता की परिभाषा क्या है और उसके मानक क्या है, योग्य होने के मानक क्या है और अयोग्य होने के मानक क्या है। माननीय विधायक जी, ठीक है, आपके नजरों में अयोग्य हूँ, लेकिन आप ये भी तो साबित करें कि आपकी बेटी कैसे योग्य है। आपकी बेटी जिला पंचायत अभी उपाध्यक्ष बनी है, आपकी बेटी कैसे योग्य है। और आपकी बेटी को पूर्ववर्ती सरकारों ने तीनों रोतनी सम्मान दिया है। उत्तराखंड की वीर बहादुर बेटी तो तीनों रोतनी भी वो सम्मान दिया, तीनों रोतनी सम्मान, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत बड़ा कोई ऐसा बहादुरी का काम किया हो, कोई ऐसा सामाजिक काम किया हो। वहीं इस पूरे मामले से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई, क्योंकि डीडीहाट विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र भी है। अब इस मामले में हेमराज बिष्ट ने हरिद्वार से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि विधायक मेरे सम्माननीय हैं, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। साथ ही उन्होंने अयोग्य वाली बात पर कहा कि मैं अगर अयोग्य हूं, जो एक गरीब परिवार से हूं और 28 सालों से पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं, जिसको लेकर विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र, चेहरे की बात हमेशा करती है, लेकिन जिस तरीके से राज्य के पूर्व मंत्री रहे बिशन सिंह चौफाल ने अपने ही दायित्वधारी हेमराज बिष्ट से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, ये भाजपा की अंदरूनी अनुशासन की पोल खोल रहा है।
जनता पार्टी चाल, चरित्र, चेहरे और अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें हमेशा करती है, लेकिन राज्य में भाजपा के पूर्व मंत्री बिशन सिंह चौफाल और दायित्वधारी हेमराज बिष्ट के बीच जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर सार्वजनिक मंच पर चल रहा है, ये भाजपा के अंदरूनी अनुशासन की पोल पट्टी खोल रहा है। और अभी सुनने में आया है कि जिस तरीके से भाजपा के सांसद अलीन बलूनी जी को गाली गलौज की गई है, दिल्ली में एफआईआर हुई है, ये भी भाजपा के अंदरूनी अनुशासन की पोल पट्टी खोल रहा है। और आज भाजपा के विधायक हों चाहे बड़े नेता हों, आपस में भिड़े हुए हैं। अंदरूनी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में चरम पर है। भाजपा अनुशासन की भले ही बातें करे, लेकिन भाजपा में आज अनुशासन सार्वजनिक तौर पर तार-तार हो रहा है और खुलेआम पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में नोरा कुश्ती नजर आ रही है। देखिए, पहले तो बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, ये उत्तराखंड क्रांति दल इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। लेकिन एक कहावत चरितार्थ हो गई है कि दरवाजे बंद करने से हवा को नहीं रोका जा सकता, या यूँ कहें कि रावण के भी हमेशा जो है सोने का सिंहासन नहीं रहा। ये दोनों यहाँ पर अखान चरितार्थ हो रही हैं कि जो बीजेपी बार बार दूसरे दलों पर, दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती थी कि आपके अंदर भीतरघात हो रहा, ये हो रहा, और हमारा तो बिल्कुल संगठन मजबूत है, ये सामने आ गया है। और ये इतना ही नहीं, आप देख रहे होंगे कि जहां एक और माननीय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया, वहीं जो है चौफाल जी के आरोपों को माननीय जो बिष्ट जी हैं उन्होंने हरिद्वार में जाकर खुलेआम उन्हीं पर ही आरोप लगा दिए। देखिए, जो भी आरोप लगे हैं, जो भी बातें हुई हैं, ये एक परिवार की बातें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरीके से हर कार्यकर्ता को एक परिवार मानती है, चाहे वो विधायक या मंत्री ही क्यों ना हो, ये सब परिवार है। और परिवार में थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, कुछ मनमुटाव भी हो जाते हैं, और निश्चित रूप से परिवार का एक वो देखने को मिलता है कि किस तरीके से परिवार में नोक झोंक, प्यार मोहब्बत, आपसी बातें, ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी ये बिशन सिंह चौफाल जी जो हमारे विधायक है और राज्य मंत्री जी में थोड़ी बहुत बातें हुई हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखा है पटल पर। और इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी ने पहले ही कह दिया है कि कोई भी बातें हों, कुछ भी हो, तो आपसी बैठ के आपसी तालमेल के साथ उस चीज़ों को दूर किया जाए। अब इस पारिवारिक मामले में पार्टी बचाव में उतर चुकी है। पार्टी का मानना है कि जिस तरह से पार्टी के भीतर बयान सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सभी पार्टी के नेताओं को अपनी सीमाओं में रहकर बयान देने चाहिए। यदि कोई समस्या आती है तो उसके लिए पार्टी फोरम में भी अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक रूप से नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस पार्टी चुटकी लेती नजर आ रही है। सरकार एक तरफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सम्मान तीलू रौतेली पर सेटिंग गेटिंग की बात की जा रही है। पार्टी के नेता पदों के लिए किसी भी स्तर पर गिरने को तैयार दिख रहे हैं। ये बताता है कि राज्य में सरकार को लेकर कुछ तो गड़बड़ है। अब देखना होगा पार्टी ये पारिवारिक मामला कब तक निपटा पाती है, लेकिन दोनों भाजपा नेताओं के बयान पर प्रदेश की राजनीति गर्मा जरूर गई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सत्यवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, इंदुमान वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी, राजेश बिष्ट, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ यूकेजी की ओर से, और हमारे साथ में पीसी थापलाल साहब हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से, अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? पूरे मामले पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जिम्मेदारियां देने को लेकर नया संग्राम छिड़ गया है। गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है और शुरू से ही जब से पार्टी का निर्माण हुआ है वो अपने विचारों और सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ी है। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो दायरा भी है, जिसका कांग्रेस की मखौल उड़ाया करती थी लोकसभा के अंदर भी, जब हमारे 2 सांसद चुन के आए थे, एक गुजरात से एक साउथ से चुन के आए थे, तब उस समय कांग्रेस ने एक अपनी पॉलिसी चलाई थी, एक योजना चलाई थी कि हम 2 और हमारे 2। तो कांग्रेस ने ये वहां पर पूरे संसद के अंदर हमारा माखौल उड़ाते हुए कहा था कि आज जो हमने योजना चलाई है देश भर के अंदर, उस प्रकार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हम 2 और हमारे 2 है। और आप देखिए कि समय का पहिया ऐसा घूमता है, समय का चक्र ऐसा घूमता है कि आज कांग्रेस की स्थिति
जो हमारे लिए चरितार्थ करती थी वो आज उनके ऊपर चरितार्थ हो रही है। हम दो और हमारे दो वाली कि माँ बेटी की पार्टी बन के रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार जनता के बीच में जनता की आवाज को बुलंद करते हुए, जन सरोकारों से जुड़ते हुए, उनके जन मुद्दों को धरातल पर उनके लिए काम करते हुए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। और कई प्रदेशों हमारे सरकारें हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, एनडीए के साथ भी सरकार है। केंद्र में हमने 3 बार ऐसे प्रधानमंत्री को बनाया है कि जिसके लिए कांग्रेस ने किस किस प्रकार के छल कपट की राजनीति के सहारे लिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जाके उनके जिस प्रकार के जन सरोकारों से जुड़ के काम किया, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस की आंखों में जिस प्रकार से चुभती है कि एक वो दल जो केवल मात्र 2 सांसदों वाला था, वो आज पूरे भारत में जिस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ता चला गया और कांग्रेस को पीछे धकेलता चला गया। ये आज कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा का विषय है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गरिमा जी, जहां तक उत्तराखंड की राजनीतिक वातावरण का और राजनीतिक माहौल की आप बात कर रहे हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उत्तराखंड का गठन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार का योगदान इसमें रहा, कौन इसमें किसने इसमें योगदान दिया और कौन उस समय प्रधानमंत्री थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस उत्तराखंड राज्य की नींव रखी, इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज का भी प्रावधान किया, मगर कांग्रेस के समय जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उस समय समाप्त हुआ। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने लगातार दिल्ली दौड़ लगाई और अनुकंपा से बचा भी ली, मगर उत्तराखंड के जनसाधारण से वो जुड़ नहीं पाए। और आज उत्तराखंड की जो गर्मी की कह रहे कि जो उत्तराखंड की अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को उनको सुन रहा था मैं कि इस प्रकार का माहौल है कि बहुत यहाँ की राजनीति गर्मा गई है। वास्तव में 2017 के बाद उत्तराखंड की राजनीति में बदलाव आया है, गरमाई है। और खासकर अगर मैं अभी की बात करूं, अभी तो मात्र 1 महीना ही गुजरा है कि जिला पंचायतों के या त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, आप देख लीजिए कि पूरा विपक्ष कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर है। 12 जिलों में जिला पंचायत के चुनाव थे, उनमें से 11 पर हम विजयी हुए, उसमें से 5 हमारे निर्दलीय जीत के आए। ऐसे ही ब्लॉक प्रमुखों में 95 ब्लॉक प्रमुखों से 73 ब्लॉक प्रमुख है। आप देखिए कि विपक्ष कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये ये राजनीति इसे दिख ही रही है कि कितनी गर्मा रही है, कितनी यहाँ पर तपन है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किस प्रकार से उत्तराखंड निरंतर जुड़ता जा रहा है। 2017 आप देखिए कि 2017 से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार। उससे पहले नहीं होती थी पूर्ण बहुमत की सरकार। 22 में फिर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई। 5 सांसद 14, 19 और 24 में हमारे, और यही नहीं राज्यसभा के सांसद भी तीनों हमारे ही हैं। ये केवल इसलिए हो रहा है कि हमने उत्तराखंड के जो मानक है उन मानकों पे आकर हमने काम किया। उत्तराखंड का भूभाग 86.14 हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और बाकी हमारा पठार का क्षेत्र है। हमने देखिए विकास को इस प्रकार से संतुलित किया कि पठार भी अपेक्षित ना हो और पहाड़ भी अपेक्षित ना हो। आज इसीलिए लेकिन फिर दायित्वधारियों को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपकी पार्टी में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई उन्हें अयोग्य बताया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर नैतिकता बनती है कि आपको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, कम से कम जनता को तो देना ही चाहिए। गरिमा जी, मैं आपके प्रश्न को सही से नहीं सुन पाया कि अगर आप एक बार फिर प्रश्न को दोहराएंगे। कह रहे हैं आप जो बातें बता रहे हैं अगर वो सब ठीक हैं तो फिर दायित्वधारियों पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? बिशुन जी ने जो बात कही, क्या आपको नहीं लगता कि वो मतलब जनता भी जानना चाहती कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? गरिमा जी, जहां तक मैं बताऊं, हमारा एक पार्टी का डेकोरम है, उस डेकोरम के अनुसार सबको बात करने का अधिकार है। हमारे पार्टी के अंदर बहुत स्वतंत्र लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र के अंदर हम सब कभी-कभी वो आपको ही खलने लग जाता है और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आके बात रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका निरंतर पालन भी कर रही है और स्वागत भी करती है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु का प्रश्न नहीं है, किसी प्रकार का दोहराए नहीं है। और मुझे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे उत्तराखंड की जनता जानती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हम उत्तराखंड में जिस प्रकार की गति पाई है, विकास की गति पाई है, और यही नहीं सभी के जीवन में जिस प्रकार की एक उन्होंने किरण लाने का काम किया है, वो अपने आप में दिखाता है कि जो जितने भी चुनाव आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उसमें ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ती जा रही है। हमारा लक्ष्य केवल गरिमा जी विजय प्राप्त करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि एक संवैधानिक माध्यम से हम जो स्थितियां उसमें हम फिट बैठे, उसके बाद जनता के बीच में उनकी सेवा के लिए उसके माध्यम से एक दायरे के अंदर काम कर सके, हम उसके तहत काम कर रहे हैं। हम एक भी ऐसा संवैधानिक कार्य उत्तराखंड के अंदर नहीं किया है, एक भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचे।
उत्तराखंड का गौरव में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। बाकी आप देख लीजिए पुराना इतिहास कांग्रेस को उठा के देख लीजिए कि उत्तराखंड किस स्तर पर इन्होंने पहुंचा दिया था। यहाँ पर जिस प्रकार के नारे लगते थे, जिस प्रकार देखिए स्थितियां आंकड़ों में देखेंगे तो बहुत बदलाव नहीं हुआ है कांग्रेस के कालखंड में। आज उत्तराखंड के अंदर सरकार जिस प्रकार चल रही है, शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ चल रही है। ये तो आप कह रहे हैं ना, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? बड़ी बात ये होती जब आपकी जगह पर ये बातें जनता कह रही होती है, आंकड़े कह रहे होते हैं, हर एक जगह के अलग अलग समस्याओं के समाधान कह रहे होते, तो शायद चीजें बेहतर होती। चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ, इंदु मान जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका। इंदु जी, आपने सत्यवीर जी को सुन ही लिया होगा, राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है, अयोग्य घोषित किया जा रहा है, कह रहे हैं कि अयोग्य लोगों को दायित्व सौंपे जा रहे हैं। अनम्यूट कीजिए मैम। थैंक यू गरिमा जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, बिशन सिंह चौपाल जी जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं, बहुत ही अनुभवी और बहुत ही पुराने एक सुलझे हुए नेता है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे भी जानती हूँ। वो किसी भी बात को, किसी भी पार्टी के अंदर के असंतोष को यूं ही बाहर नहीं लेकर आएंगे। कोई ना कोई ऐसी असंतुष्ट वाली बात हुई होगी उनके डीडीहाट के क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में, कि जिसको उन्हें बोलना पड़ा बाहर आकर। जो दायित्वधारी है वो अयोग्य है, तो अयोग्य लोगों को क्यों आप पोस्ट दे रही है पार्टी? पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात, वो वहां के जो विधायक है, विधायक बहुत भली भांति अपने क्षेत्र को जानते हैं और बहुत ही पुराने हैं, उम्र दराज है, तो उनको सम्मान के साथ लेके चलने के बजाय उनको दरकिनार किया जा रहा है। वहां की स्थितियां हमें मालूम है कि बार बार वो अंदर अंदर तो आवाज उठ रही थी, लेकिन जो असंतोष है वो अब जग जाहिर हो गया है। अनुशासन पार्टी, सभी पार्टियां अपने आप को बना के रखती हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ, चाहे राष्ट्रीय चैनल पर हो या प्रादेशिक चैनल पर हो, भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता आते हैं वो बस ये गिनाने में लगे रहते हैं कि हमने ये चुनाव जीता और वो चुनाव जीता, कुर्सी इस तरह से पाई, हमारे पास इतनी सीट है। तो केवल मतलब कि अब 4 साल पूरे होने वाले हैं, पूरे 4 साल में आपने विकास किया और पिछले 5 जोड़े तो 9 साल में आपने विकास के कौन कौन से है विकास आपने जो योगदान भारतीय जनता पार्टी के, जिनको आप गिना सकते हैं। यदि मैं गिनने बैठूं, केवल 2002 से लेकर और 7 तक कांग्रेस के, और 14 से लेकर 17 तक भी हरीश, हालांकि उस समय बहुत ज्यादा सफल हमारा कार्यकाल 12 से 17 तक नहीं रहा, मैं उसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदले, आपसी तनाव बाहर आया, तो कुछ जो योजनाएं थी वो धरातल पर नहीं उतर पाई। मगर हरीश रावत जी की जो योजनाएं थी, पूरे उत्तराखंड को विकास करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, आप भी जानते हैं कि उनकी जो सोच है वो पहाड़ के छोटे छोटे हर्बल चीजों को भी विदेश तक उसका निर्यात करने की वो बात करते हैं, ताकि लोकल लोगों को वहां पर रोजगार मिले और पलायन रुके। क्योंकि जो उत्तराखंड बनने का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो पहाड़ है उनका विकास हो, और उसके विकास के लिए सबसे ज्यादा जो कार्य हुआ वो 2000 से 2007 तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में हुआ। पहाड़ों पर ले लो, उस समय जब विद्यालय वहां पर खोले जाते थे तो ये तिवारी जी, उस समय के मुख्यमंत्री जी, ये कहते थे कि प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर लगा होना चाहिए, और बिजली ना भी हो वहां पर तो बैटरी से चले। ये सोच थी, ये विजन था। ये तराई क्षेत्र है जहां मैं रहती हूँ, उधम सिंह नगर। आप हरिद्वार को देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, सिटकुल में, पन्नगर में पूरे सिटकुल की स्थापना, और ये सितारगंज में, काशीपुर में भी, मवाखेड़गंज में इतने उद्योग स्थापित किया। और उस समय जो मेडिकल, देखिए आप दोनों ही दलों ने एक चीज की अपनी अपनी पार्टी के, लेकिन आज विकास के मुद्दे ये गिनाए ना, कोई भी योगदान अपना गिनाए कि पिछले 9 साल में इन्होंने 9 और पहले भी 5, कुल मिलाकर 14 साल 25 में से। इंदु जी देखिए अभी आप अपना जब जवाब दे रही थी मेरे सवाल का, तब आपने यही कहा कि भाई जब भी बीजेपी से सवाल किया आता है ये सिर्फ एक ही चीज का जवाब देते हैं, ये बताते हैं कि कैसे इन्होंने कितनी सीटें जीत ली, कहाँ पर चुनाव जीत लिया। ये तो अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है एक राजनीतिक दल जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहा है उसके लिए जीत बहुत मायने रखती है, और हर कोई ये गिनाता ही है, इसी के लिए चुनाव या राजनीति में आया ही जाता है।
और वो उनकी गरिमा जी, उपलब्धि भी लेकिन है, उसको वो किस उनकी तरह से उपलब्धि जीता भी जाता है, है, ये वो पूरा देश उनके आज दल देख के रहा लिए है। उपलब्धि भी है। आपको नहीं लगता कि क्या वो उनके दल के लिए उपलब्धि है? आप कह रही हैं कि इनको ये गिनाना चाहिए कि 9 और पहले के 5 सालों में इन्होंने कितना काम किया। स्थिति तो वही है ना कि वो भी आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी, उत्तराखंड कोई बहुत पुराना राज्य तो नहीं, 25 सालों का एक आंकड़ा है, अभी आप रजत जयंती मनाओगे, तो इतने सालों में जिन समस्याओं के चलते उस राज्य का गठन हुआ वो जस की तस है। उसमें आपको भी खूब मौका मिला प्रदेश के लिए अच्छे काम करने का और बीजेपी को भी मिला। दोनों ने एक दूसरे पर वही आरोप भी सेम लगभग लगाए हैं। तो सवाल यह है कि दोनों दल आए, सत्ता में रहे, लेकिन असल में काम किसने किया या कितना किया? जवाब तो किसी के पास नहीं। सत्यवेश अब और मेहमानों को जोड़ेंगे ना, फिर उसके बाद आएंगे, सबको सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है इंदु जी, लौटेंगे हम आपके पास में। राजेंद्र बिष्ट जी है, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। यूकेडी हमेशा से क्षेत्रीय दल और उत्तराखंड की अपनी समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ता रहा, साथ सभी के रहे, लेकिन कभी मुख्य रूप से सत्ता में नहीं आने का मौका मिला। और बड़ी बात यह भी कि जिन समस्याओं को लेकर आप लड़ रहे थे वो शायद जस की तस हैं। अभी दो बड़े दल जिन्होंने प्रदेश में सत्ता में जो रहे, उनका कहना है कि हमने सब ठीक किया, सब अपने अपने आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन असल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनता जाए, क्या उसको ही विकास मान लिया जाए? और प्रदेश में तो वो भी संतुलित नहीं है। गरिमा जी, सबसे तो पहले मैं बता देता हूं कि परिस्थिति बस राजेंद्र सिंह बिष्ट जो वो नहीं आ पाए और मैं देवचंद उत्तराखंडी के माफी चाहती हूँ मैं आज यहाँ पे हूँ। ठीक है, माफी चाहती हूँ मैं देवेंद्र जी। हाँ, मैं आज सबसे पहले जो खटीमा में हुई जो राज्य आंदोलनकारियों पे जो गोली हुई, जो हताहत हुए और जो आज वो शहीद हैं, उन शहीदों को आपके चैनल के माध्यम से पुण्य और हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। और अब आता हूं आपके प्रश्न पर। और इससे पहले मैंने अपनी बाइट में बोल भी दिया था, ये जो आज मैंने अभी सतबीर जी को सुना और उससे पहले हनी पाठक जी को सुना, तो मुझे लग रहा था कि आज ये बिल्कुल दुरुस्त प्लान पर कुछ कुछ बोल रहे हैं जो कभी दूसरों के दल के मामले में एक नया शब्द मैंने सुना था आपके चैनल में बहुत बार, सिर्फ फुटेबल, ये नई डिक्शनरी का वर्ड मैंने सुना था और ये बहुत उसका प्रचार प्रसार करते थे। और वो बात आज नहीं, बहुत पहले से बीजेपी के अंदर है, जिसको रोकते 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 लेकिन रोक नहीं पाए और वो खिड़कियों से बाहर निकल गई। और आज जो बिशन सिंह चौपाल जी बोल रहे हैं, आज मनोज सिंह चौहान जो आरोप लगा रहे हैं, आज माननीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, कुछ दिन तीरथ सिंह के भांजे को भी मारा जा रहा है। उस प्रकार से जो कई बातें इनकी पार्टी के अंदर हैं, ये दबाते दबाते कितना गैस को दबाएंगे ये निकल गया बात। और इनकी जो मुंह में इनकी जो अपनी असली चरित्र वो सामने आ गया। अब एक बात जो बीच में आपने कांग्रेस को पूछा, मैं सतबीर जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने चुनाव जीतने की जो बात की, उनको पता लगना चाहिए कि पंचायत चुनाव में तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि ये मस्जिद चुनाव जो थे मत पत्रों से थे और आपकी पोजीशन कहाँ थी। और आप अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपने कैसे किया, ये तो अपने दिल पर भी तो हाथ रखो। अगर आप सही में सनातन धर्म है और किसी देवी देवता को मानते हो, दिल को मानते हैं, तो हाथ रखो। पर ऐसे जनता के पास में जनता को बरगलाने की कोशिश मत करो और झूठ मत बोलो। आपकी टैप रिकॉर्ड अगर मैं जनता के बीच में ले जाऊं और खुद बिष्ट जी और चौपाल जी को सुनाऊं तो वो तो बोलेंगे ये कैसे आदमी है, कहाँ से बोल रहे हैं, कब से आ गए ऐसे। तो ऐसा जो है चैनल पर जा करके ऐसी अफवाहें मत फैला करो। हमें आपका कोई एतराज नहीं है, आपके हम तो चाहते हैं आपका सिर फुटबॉल हो, हमको क्या करना, हमको कोई उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन आप जनता को अपनी सही चीजें और सही विकास की बात बताएं। यहाँ पर अगर आपने बताना था चुनाव जीते, तो चुनाव जीते के इन 10 सालों में 9 सालों में आपने क्या किया। आज भी डंडियों में जाकर के हमारी महिला प्रसव के समय मर जाती है, कई लोग हॉस्पिटल जाते जाते मर जाते हैं, सैनिक का बेटा रेफर 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 करते खत्म हो जाता है और ये कहते हैं हमारा विकास है। आज जिन सड़कों में धंसाव भी नहीं है वो नीचे से धंस गई हैं, अगर ऊपर नीचे से धंस गई हैं तो वो तो भैया आपका विकास का था ना, तो वो भ्रष्टाचार के साथ विकास था आपका विकास का पैमाना क्या है। अब अयोग्य और अयोग्य की बात करें, भाई आपने तो सिर्फ ऐसे आदमी को देखते हैं जो गुंडा हो, जो बदमाश हो, जो धनबल से छनबल से जीत सके, उनको आपका कोई मानक ही नहीं है राजनीति में आने का। जो कोई अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई नेता आपका आए, अब तो आपने उनके जाने के बाद सब चले गए। अगर माना अटल जी के टाइम पर हमारे 2 का था, तो अब तो ज्यादा हो गए, अब हम 2 हमारे 3 तो कर दो आप, ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप। लेकिन आप जो है आरोप लगाने में माहिर हैं चौहान जी, और अपना टैप रिकॉर्ड आप इतना ही बंद रखिए और जनता को झूठ मत परोसे, इसका हमारा निवेदन है।
गरिमा ठीक जी, है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकी व्यक्तिगत फुटबॉल से हमको कोई गुरेज ठीक नहीं है। है, लेकिन जनता में सच्चाई सामने आने से बहुत फायदा है। इनकी आपसी मनमुटाव से हमको सच्चाई सामने आ जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक गरिमा है जी। सर। ठीक है, लौटेंगे और मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ेंगे। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं हो जाएगा फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से। बहुत स्वागत थपलियाल जी आपका। क्या कहना चाहेंगे सर? पार्टी का इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन इसी पार्टी ने अन्य पार्टियों के इंटरनल मैटर्स में, क्या मैं आगे बोलूं, बड़ी दिलचस्पी ली है। कांग्रेस पार्टी के जब मामले सामने आते हैं तो बहुत अच्छे से ये कहा जाता है कि हाँ ठीक है, इनकी पार्टी में अंतर्कलह है, इनकी पार्टी में ये वो, अलग अलग, और कांग्रेस पार्टी को उसका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। लेकिन अब जब मौका आया है, आपको नहीं लगता कि सामने सच आना चाहिए? जैसे कि देवचंद जी ने कहा कि जनता के सामने सच आना बहुत जरूरी है। देखो, कभी राजनीति एक ऐसा होता था, अनुभव का खेल होता था। अनुभवशील व्यक्तियों के हाथों में राजनीति चलती थी, उनके इशारों पे आगे बढ़ती थी और विकास का रास्ता प्रशस्त होता था। लेकिन धीरे धीरे हम खुद देखते जा रहे हैं, इसी राज्य में अगर हम 25 वर्ष का जो आंकलन करें तो पहले फेज में जो हमारे तिवारी जी आए चुनकर, कितने अनुभवशील व्यक्तित्व थे जिनकी बदौलत इस राज्य को औद्योगिक के क्षेत्र मिला, बड़ा विकास के रास्ते में उत्तराखंड आगे बढ़ता हुआ दिखा। उसके बाद खंडूरी जी आए, जिनका विजन इतना शानदार था कि वे जमीन में जानते थे कि किस तरह से विकास का रोड मैप बनाया जाए। ये दीगर बात है कि भाजपा को पचा नहीं और उन्होंने उनको कुर्सी से बाहर फेंककर, जिस खंडूरी को जरूरी माना था उसको सड़क में फेंककर, और एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत बड़े आरोपों में घिरा हुआ था, उसको उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। इसी तरह से जब हम आगे जाते हैं, देखते हैं और आते हैं त्रिवेंद्र और तीर्थों के राज के अंदर, और धीरे धीरे हारे हुए व्यक्ति को हमारे ऊपर जिताकर मुख्यमंत्री बनाकर थोपना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटेलेक्चुअल की नर्सरी कहलाती है उत्तराखंड, लेकिन आज एक अनुभवहीन व्यक्तियों की जमात बन गई है भारतीय जनता पार्टी। और ये राज्य स्तर में ही नहीं, आप पूरे देश में देखोगे तो राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक दो लोग, इस समय हम दो, हमारे दो की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो केवल दो, और उनके दो पूंजीपतियों ने पूरे देश को बेचैन करके रखा हुआ है और पूरी राजनीति को अवैध तौर से शिकंजे में अपने जेब में डाल दिया है। तो ये चिंता का विषय है। इस समय जो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, चुफाल जी बहुत ही अनुभवशील और वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, सबसे सीनियर नेता हैं। इस जो इनकी कैबिनेट लोग हैं विधायिका, उसमें सबसे सीनियर आदमी को, जो पहाड़ों में रहता है, जो देहरादून में नहीं रहता, पहाड़ों में रहता है, जनता के बीच में रहता है, सीमांत क्षेत्रों में अपना कार्यक्रम रखता है, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने पहले भी बदनाम करने का प्रयास किया था, क्योंकि ये चुनौती खड़ा कर रहा है अयोग्य नेतृत्व के खिलाफ। इन्होंने क्या किया कि जब ये अवैध रूप से यहाँ पे शत्रु जमीन में हेडक्वार्टर बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, उस समय वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उसने इसे चालाकी चली कि साहब ये जमीन इस व्यक्ति के अपने नाम पे थी और हम इसके दोषी नहीं है। और इस आक्रोश में जब सीधा सीधा उन्होंने धावा बोला, चुफाल जी ने डीएम कार्यालय में एडीएम को पकड़ा और बोला, बता ये किसके नाम पे।
तब मालूम पड़ा कि ये इनके तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे थी। और जब आज कटघरे में उस समय खड़े हुए तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को आरोपित करना था। लेकिन इस खेल में किस तरह से सीनियर नेता का फजीता इन लोगों ने किया, इन शकुनी ग्रुप ने, और वो शकुनी ग्रुप आज फिर से ऐसे अयोग्य लोगों की जमात उत्तराखंड के सर पे रख रहा है, जो ऑलरेडी ये उत्तराखंड करहा रहा है। ये विकास के लिए इस मतलब तड़प रहा है, जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम चीजें जो बेपटरी हो चुकी है। ऐसे राज्य की हालत जो आज है कि इन लोगों से नहीं संभलता। ये किसके बलबूते जीतते हैं हम जानते हैं। अगर इनके लिए मोदी और योगी ना आए तो उत्तराखंड में इनके पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके बूते ये जीत सके। पूरी की पूरी जमात, चाहे इनका प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे इनका सरकार का मुखिया हो, ये इस तरह के लोग हमारे सामने हैं और हम विवश हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। ये राज्य 42 शहादतों के बाद बना है और आज भी वो दिन है कि जिस दिन इस राज्य के लिए लोगों ने जाने दी। और ये लोग, ये जो लुटेरे हैं, इस लुटेरी जमात ने इस राज्य देवतुल्य जनता के साथ वो पाप किया है जिसको कि भगवान भी माफ नहीं कर सकता। ऐसे खनन के मामले में देखिए आप किस तरह से ये 30 करोड़ जमा करने वाले एफडी वाले लोग, क्या ये किससे पैसा ले रहे हैं? हम चेक के माध्यम से दे रहे हैं, हम चेक के माध्यम। अरे चेक के माध्यम से तुम किससे ले रहे हो? तुम माफियों से ले रहे हो। राज्य में तुम चेक के माध्यम से हमें मूर्ख बना रहे हो और राष्ट्रीय स्तर में तुम इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ले रहे हो और फिर उन इलेक्ट्रोल बॉन्डियों को हमारे ऊपर ठेका देकर थोप रहे हो। इसका जीता जाता उदाहरण हम उत्तराखंड की धरती पर देख रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि इन लोगों को सत्ता से बाहर फेंकना। आपने देखा होगा कि हमने इन चैनलों में डिबेट में हमें प्राउड होता था किस तरह के प्रवक्ता यहाँ पे आते थे। हमें गौरव है कि आज भी उस स्टैंडर्ड को कांग्रेस मेंटेन कर रही है। ठीक है, चलिए। भारतीय जनता पार्टी में मानो अकाल पड़ गया। ऐसे लोग हैं तोते की तरह टू 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 बोलते जा रहे हैं और उनको खुद ही नहीं मालूम पड़ता। थपलियाल जी, ठीक है थपलियाल जी, ठीक है, मैं आती हूँ। देखिए, मुझे लगता है अपनी बात, अपना पक्ष रखने के लिए बातें आपके पास सही होनी चाहिए, सही तर्क होने चाहिए, इतना काफी होता है। ठीक है, आपकी अपनी निजी राय हो सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास में। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, नया विवाद छिड़ गया है, नए स्तर पर राजनीति चालू हो गई है। अभी मुझे दो चीजें बहुत कॉमन लगी सत्यवीर जी और इंदु मान जी की, कि दोनों ने अपने अपनी पार्टी के अपने अपने समय के अच्छे अच्छे गुणगान किए। बहुत स्वाभाविक है, कुछ नया नहीं है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा दिए। उनका कहना है कि हमने प्रदेश की एकदम तस्वीर बदल दी और उनका कहना भी कुछ वैसा ही है। लेकिन असल में तो सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। मुझे लगता है 10 साल पहले भी वही चीजें थी। दावे सिर्फ नए नए होते चले गए। कुछ नए कानूनों पर विशेष काम हो गया बीजेपी के राज्य के दौरान, मतलब सत्ता के दौरान। क्या कोई बड़ा बदलाव आया? जो अंतर्कलह कांग्रेस पार्टी में इंटरनल मैटर्स को लेकर दिखती रहती है, आज वही हालत बीजेपी में भी हो रही है। बस ये है कि कांग्रेस की सामने ज्यादा आती है, बीजेपी थोड़ा अच्छे एक डिसिप्लिन में रहती है, तो कभी कभार, लेकिन आती जरूर है। गरिमा, जब हम कभी भी इस तरह के किसी मुद्दे की बात करते हैं, जैसे ये चुफाल जी वाला और हेमराज बिष्ट वाला हुआ, तो उसकी टाइमिंग पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है और आप और हम भी डिबेट में बैठ चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने जा रहा है। अब वो बीजेपी में जल्द कब होता है वो बीजेपी वालों को भी नहीं पता होता है, क्योंकि ये यहाँ एक सरप्राइज सा दिया जाता है। और पिछले हम लोग अगर पिछली गवर्नमेंट देखें, त्रिवेंद्र सरकार की सरकार, तो 2 पद वहां खाली थे। उसके बाद अब हम इस गवर्नमेंट में, उसी दौरान जब प्रकाश पंत जी की डेथ हुई तो 3 पद खाली हो गए मंत्रिमंडल में। उसके बाद अब आप बात करें तो 2 और पद, हमारे चंदन रामदास जी चले गए, उसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, तो 5 पद मंत्रिमंडल के खाली। और मुझे लगता है क्योंकि बिशन सिंह चुफाल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और ग्राम प्रधान से लेके कैबिनेट मंत्री तक का जो सफर है वो उन्होंने तय किया और 6 बार के विधायक हैं।
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता जितने पैनल में बैठे हैं कि 6 बार लगातार कोई यूं ही नहीं बनता, कहीं ना कहीं जमीन पे पकड़ होगी। जैसे हम अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून हरबंस कपूर 8 बार लगातार विधायक बने, तो कहीं ना कहीं जनता में पकड़, क्षेत्र में पकड़, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ काम किया होगा उन्होंने क्षेत्र में, तभी उनको क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, मैं वो टाइमिंग की बात बता रहा हूं, क्यों उनको छेड़ा गया। मैं छेड़ना ही कहूंगा कि जिससे बिशन सिंह चुफाल जैसा वरिष्ठ आदमी, सीजन आदमी, गंभीर आदमी इस तरह अचानक हट पड़ा, वो भी अपनी ही पार्टी के दायित्वधारी के ऊपर। ये सब चीजें ध्यान रखने की होंगी, क्योंकि बिशन सिंह चुफाल को कभी मैंने, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, बल्कि एक बार क्या हुआ कि मैं आपको एक वाकया बता रहा हूं, उनके पास एक विभाग था, सहकारी था, और मजदूरों का इंश्योरेंस होना था, और वो इंश्योरेंस कंपनी के जो लोग आए प्रेजेंटेशन देने, उसने बिशन सिंह चुफाल ने हम लोगों को भी बुला लिया, कुछ लोगों को, और ये कहा कि पत्रकारों के सामने आप प्रेजेंटेशन दीजिए ताकि ये पारदर्शिता बनी रहे इस पर। और उस समय एक इंश्योरेंस कंपनी वाले ने जवाब देने में कोताही कर दी, तो मैंने उसको डांट दिया कि अगर आप इन चीजों में क्लियर नहीं है तो मजदूरों का क्या भरोसा होगा। आप ये लगाइए, बिशन सिंह चुफाल जी ने वो सारी की सारी कंपनियों को लौटा दिया और दोबारा से बुलाया कंपनियों को कि दोबारा से प्रेजेंटेशन दीजिए। इस तरह का आदमी जो 5 साल रहने में ज्यादा विश्वास रखता है, और 6 बार से विधायक, पहली बार नहीं, ऐसा आदमी जो अध्यक्ष भी रह चुका हो, जिसे पार्टी अनुशासन का भली-भांति ज्ञान हो, ऐसा आदमी अगर अचानक से इस तरह की बात बोल रहा है किसी राज्य मंत्री के बाद, इसके बहुत गहरे मायने। वो अलग बात है कि भाजपा के अंदर क्या इस बारे में डिस्कशन होता है, क्या एक्शन रिएक्शन होता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं इतने गंभीर और सीनियर आदमी का इस तरह बोलना, वो भी एक राज्य मंत्री के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर बात है, छोटी बात नहीं है। दूसरी चीज देखिए, अभी हमारे बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं ये तमाम चीजें बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेरे ख्याल से सारे लोग इत्तेफाक करेंगे कि जो नारायण दत्त तिवारी जी का 5 साल का कार्यकाल था, वो शायद इस उत्तराखंड के लिए आधार था, इसके विकास के लिए, भविष्य के लिए आधार था। और उन नारायण दत्त तिवारी को उस जमाने में जब हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष थे, कई जगह हरीश रावत की टीम ने काले झंडे भी दिखाए, और नारायण दत्त तिवारी 3-4 महीने बाद एक बार यहां कह के निकल जाते थे, अच्छा नमस्कार मैं जा रहा हूं दिल्ली, तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और कांग्रेस के विधायक दिल्ली भाग लेते थे, हो सकता है दिल्ली से कोई नया आदमी आ रहा हो। तो नारायण दत्त तिवारी की यह कला थी सबको अपने पीछे भगाए रखने की। और देखिए वो वरिष्ठ आदमी थे, मैं थपलियाल जी से इत्तेफाक करता हूं, बहुत सुलझे हुए आदमी थे, जिनको अब वो इंदिरा हृदय नहीं है, तो वो मुझसे कई बार कहती थी, देखा पंडित जी ने ऐसा बोल दिया। मैंने कहा जो आदमी 40 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा हो तो उसको तो पेज नंबर और ये भी याद होगा कि कौन सी लाइन में क्या लिखा है। बिल्कुल। तो इंदिरा हृदय मुझसे इस तरह की बात करती थी। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए उसके बाद फिर कांग्रेस का, जब वो कांग्रेस का राज आया, खंडूड़ी जी की टाइम की बात छोड़ गए, खंडूड़ी जी के टाइम के भी बहुत कुछ मेरे पास है बोलने के लिए, जो उन्हें बहुत निहायत ईमानदार और बड़ा पारदर्शी सब कुछ बताते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। उसके बाद जब विजय बहुगुणा की सरकार आई तो शायद याद होगा कि सत्ता किसके हाथों में चल रही थी उन दिनों, और उसके बाद हरीश रावत का राज आया तो सत्ता कई गुटों में बढ़ गई थी। बहुत सारे लोग आज भी हैं मौजूद उनमें से जो सत्ता खेल रहे थे उस टाइम। मैं खोल कर नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि ये शालीन डिबेट है, तो उन चीजें बोलना ठीक नहीं है। आरोप लगाना किसी के लिए भी बहुत आसान है। आप थपलियाल जी, निशंक जी पे आरोप लगा दीजिए, आप विजय बहुगुणा पे आरोप लगा दीजिए, आप किसी आरोप लगाना बहुत आसान होता है,
क्योंकि आरोप लगाने में कुछ नहीं बिगड़ता, केवल जबान हिलानी पड़ती है। लेकिन हमने यहाँ सबके खेल देखे हैं, A to Z, पहली सरकार से और आज तक हम सारे खेल देख रहे हैं और नजदीक जुड़े हुए हैं सब चीजों से। तो इसीलिए देखिए, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है और निश्चित तौर पर भाजपा इस मामले में कुछ संज्ञान लेकर कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, मुझे लगता है। लेकिन इस गरिमा, मैं बार बार कहता हूं, टाइमिंग पर गौर करना चाहिए, क्योंकि 7 तारीख से पितृपक्ष लग रहा है। या तो मंत्रिमंडल का विस्तार पहले होगा या 15 दिन के बाद होगा। तो उस बीच में, उससे पहले अगर ये विस्फोट हुआ है तो इसके पीछे बहुत बहुत वाजिब कारण होंगे। जी गरिमा। ठीक है सत्यवीर जी, आपने सबकी बातों को सुन लिया। आप बताइए क्या लगता है कि भाई ये सारी चीजें इस बार क्या डिसिप्लिन में थोड़ी सी कमी रह गई, कैसे बाहर आ गई? एक तो ये, और दूसरा ये भी कि क्यों जनता के सामने अब सफाई देने में डर लग रहा है? गरिमा जी, हमें किसी बात का भय नहीं है। हम तब नहीं डरे जब 2 थे, अब क्या खाक करेंगे जब इतने प्रदेशों में हमारी सरकार है, 1000 से अधिक हमारे विधायक है, केंद्र में हमारी चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफाई देना भी तो आप ही का काम है। भी हमारी सरकार है, तो हम तब नहीं डरे, अब क्या खाक डरेंगे। ठीक। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, पलायन का विषय कहा, हरीश रावत के बारे में बड़ा व्याख्यान कर रही थी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको हरीश रावत के बारे में अध्ययन करना चाहिए। वो कैसा उत्तराखंड का नेता है, वरिष्ठ है, सम्मान्य है, मगर जो वास्तविकता है वो सामने सबके है कि वो एक ऐसे नेता है कि ये जो सबसे पहले जिन्होंने पलायन किया, ऐसे व्यक्ति है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, जो मुख्यमंत्री रहते हुए 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ते हैं, किच्छा से और हरिद्वार से, और दोनों ही जगह चुनाव हारते हैं। अब इतने मतलब कि जो पलायन की बात हरीश रावत करे तो मुझे लगता है कि वो एक तरीके का हास्य अपने आप को बनाते हैं और उनके प्रवक्तागण भी बनाते हैं। और जहां तक यहाँ के विकास की बात होती है गरिमा जी, मुझे कई बार अपने आप, जब इस बात पे यहाँ पर डिबेट होती है, कई सारे लोग बोलते हैं कि तिवारी जी का व्याख्यान करते हैं, तो मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जब किसी भी स्टेट की फॉर्मेशन होती है या फाउंडेशन डलती है या कोई क्रिएशन ऑफ कोई स्टेट होता है, तब केंद्र सरकार के माध्यम से, और जब 2 राज्य बढ़ते हैं तो वहां से जिस प्रकार का अलॉटमेंट होता है, जो फंड होता है, आर्थिक रूप से मिलता है, और केंद्र सरकार भी उसमें बड़े स्तर पर उसका फायदा इस राज्य को देती है। अब वो उनके सौभाग्य में था कि उस समय संवेदनशील प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने ये बढ़ चढ़ के यहाँ के लिए फंड दिया, खासकर की इंडस्ट्री के लिए दिया कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और रोजगार संपन्न हो सके। और उसके दूरगामी परिणाम है कि उस समय श्रद्धा अटल वाजपेयी ने जो हमारे लिए औद्योगिक पैकेज की भी घोषणा की थी, वो उसका परिणाम है कि उत्तराखंड आज इसके साथ 2 और राज्य भी बने थे, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वो इतनी तेज गति से प्रगति नहीं कर पाए। वो इसलिए कि उत्तराखंड की दूरदर्शिता और यहाँ के नेतृत्व की ऐसी क्षमता थी कि आने वाले हमारे जो अभी चाहे त्रिवेंद्र जी हो, चाहे खंडूरी जी हो, चाहे निशंक जी हो, चाहे कोश्यारी जी हो, चाहे हमारे इस समय के जो पुष्कर सिंह धामी ने, उन्होंने विशेष रूप से इस राज्य को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है, और खासकर कि इस समय डबल इंजन की जब सरकार है और केंद्र से जिस प्रकार से योजनाओं को यहाँ पर लाया जा रहा है और उसको धरातल पर उतारा जा रहा है, वही कारण है कि सतत विकास में आज हम हिमालयन राज्यों में सबसे आगे है। हमारा जीडीपी नेशनल एवरेज से ज्यादा जीडीपी है। अगर ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि राज्य को चलाने के लिए एक समझ होनी चाहिए, वो हमारे नेतृत्व में आज वो समझ है। और एक बात, जहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात है, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी शासित पार्टी, बड़े के साथ बात को यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ढांचा था देश के अंदर राजनीति करने का, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री इशारों में बन जाते थे कांग्रेस के, और ऐसे हमारे जैसे दलों को तो वो कब कुचल दे किसी को पता नहीं था। मगर हमने अनुशासन पे, विचारों पे और ईमानदारी के साथ जनता के बीच में रहने का जो निर्णय लिया था, जो संकल्प लिया था, उसी का कारण है कि जनता ने हमको वर्ष दर स्वीकार करते गए और हमारे राज्य दर राज्य सरकारें बनती गई। और अब दूसरा विषय क्या, जब तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इस ताजा प्रकरण पर बोलिए ना कि अयोग्य क्यों घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, इनको सबको वो बहुत बुरी तरीके से उनकी नजरों में खट्टा करते थे। आज इस वाले प्रकरण पर कुछ बोलिए ना, जो हेमराज बिष्ट और बिशन सिंह का मामला है, इस पर बोलिए सत्यवीर जी। गरिमा जी आती हूँ, देवचंद जी आती हूँ, हाँ बोलिए सत्यवीर जी। गरिमा जी आपका प्रश्न नहीं आ पाया। इस हालिया मामले पर बोलिए जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अयोग्य क्यों घोषित कर दिया गया, क्या वजह है, क्या आखिर ऐसा किया गया, जनता को भी तो पता होना चाहिए।
गरिमा जी, जो भी चीजें सामने घटित हुई है उन चीजों के पार्टी संज्ञान लेती है। हमारी पार्टी में अनुशासन समिति है, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष है, पूरा एक पार्टी का ढांचा, पार्टी उसके अनुसार काम करती है। और उसके साथ और हमारी पार्टी है जो इस तरीके से अपने संगठन को नियमित रूप से निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। और किसी भी प्रकार का विषय हम जनता, मैंने कहा हम कि हमारी पार्टी के अंदर एक बहुत मजबूत लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र के आधार पर हम सारे जो भी चीजें घटित होती है उस पर संज्ञान लेते हुए काम करती है, मगर किसी को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं और आपके दर्शकों के विवेक पे भी छोड़ता हूं कि ये खुश होने किसी को, जब कांग्रेस से अन्य दल जो हमारे विपक्ष में खुश हो रहे होंगे तो उनको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर उनको लाभ मिलना होता तो 2017 के बाद तमाम वो चुनाव हो चुके गरिमा जी, उसमें उनको लाभ मिल चुका होता। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस प्रकार के इन्होंने वातावरण उत्पन्न किए, मगर जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है, जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत सक्षम है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करने नहीं कर रहा है, उसके बारे में अच्छे तरीके से वो जानती है। मैं स्पष्ट रूप से ठीक है देवचंद जी से अब जवाब लेते हैं। ठीक है, लौटेंगे। आप जनता जानती है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि कम से कम जवाब तो दिए जाएं। अगर पार्टी में अभी यही चीजें कांग्रेस पार्टी में होती तब तो आप 100 सवाल करते हैं। ठीक है, देवचंद जी आप कुछ कह रहे थे। बस गरिमा जी, मैं ये कह रहा था कि जरा सतवीर जी को ट्रैक पे लाने की कोशिश करें, वो ट्रैक से बहुत दूर निकल गए थे। चलो मैंने बार-बार कहा कि आप इस ताजा मामले पर बोलिए, वो नहीं बोले। मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर ये विकास की बात और चुनाव लड़ने की बात करते हैं, चुनाव तो मैं समझ गया कि जनता को पता चल गया है कि कैसा ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सब पता है, समझ गए, उन्होंने बोल दिया, मैंने बोला, पर कैसे समझे वो हम जानते हैं। अब आता हूं मैं विकास के बारे में। विकास के बारे में कितने स्कूल पिछले 10 सालों से बंद हो गए, कितने स्वास्थ्य जो इन्होंने केंद्र बनाए हुए उनमें डॉक्टर नहीं है, ठेकेदारी वाले, देवचंद जी मैं समझ चाहूंगा, ठेकेदारी वाले जो कांग्रेस ने अपने ठेकेदारों को खुश करने के लिए स्कूल तमाम जगह पे खोल दिए थे जहां पर बच्चे नहीं थे, वो स्कूल वो सत्यवीर जी अब उनको बोलने दीजिए, मगर वहाँ छात्र नहीं थे। वो ठेकेदारी प्रथा वाले बंद हुए हैं देवचंद जी। इस बात को आपको पूरे तरीके से उठाना चाहिए कि कांग्रेस के कालखंड में इस प्रकार से अपने ठेकेदारों को खुश करने के लिए जो खोले गए थे वो बंद हुए हैं। अपने ठेकेदारों को खुश करने के लिए आज आप कर रहे हैं। स्कूल बंद होने के बाद ये बताओ कि आपने उन टीचरों का समावेश कहाँ कर दिया, और जो एक एक 2 बच्चे वहां पर थे उनके लिए क्या योजना आपने करी है। चलो वो ठेकेदारों की थी, लेकिन आपकी व्यवस्था क्या बनी है। और उसके बाद आपने स्वास्थ्य के लिए, जहाँ पर चलो स्वास्थ्य भी ऐसे ठेकेदारी पर बन गया था, अरे शुक्र करो कि आज भी उत्तराखंड का सत्यवीर जी रुक जाइए, मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। सत्यवीर जी रुक जाइए, सत्यवीर जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज आप बोलिए देवचंद जी। अरे फीता काटने से कॉलेज नहीं बन जाता है। अगर पीछे से किसी की योजना चल रही हो तो उसको अपने नाम पर मत लगाओ। आपकी सबसे बड़ी यही विडम्बना है। अगर हम कहें आलू और सोना कहने वाला जो आदमी था उसके अलावा तुमने किसी और पर ठोक देते हो, तो मैं फिर वहीं पर आता हूँ। आप ट्रैक पर रहो और विवेचना जो करो सत्य पर करो। अगर आप उत्तराखंड में आज आपको शर्म होती तो उत्तराखंड में जितने महिलाएं प्रसव पीड़ा से हॉस्पिटल जाते जाते मर जाते हैं उनकी शर्म तो होती। और हमने इन 42 साधकों से ज्यादा जो कुर्बानियां दी इसके लिए नहीं दी थी कि आप जैसे बीजेपी के भ्रष्ट लोग इसमें राज भोगेंगे, लेकिन जनता को वास्तव में समझ आ गई। ठीक है, आपकी बात आ गई। कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कहना चाह रही थी, इंदुमान जी। एक भ्रष्टाचार तो अभी ठीक है देवचंद जी, अब इंदुमान जी को सुन लेते, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बोलिए इंदु जी। 9 राज्यों में महिलाओं पर अपराध। देवचंद जी हो गया, अब हो गया आपका, आराम से। देवचंद जी हो गया, इंदुमान जी आप बोलिए। इंदुमान जी आप बोलिए। देवचंद जी आपको आवाज मिल रही है, शांत हो जाइए सर प्लीज, गलत बात है। गरिमा जी 5 सेकंड में दे दीजिए। बोलिए। अरे सर आप ही बोल रहे थे उतनी देर से। इंदुमान जी आप बोलेंगी मैम प्लीज, अनम्यूट कीजिए मैडम पहले तो। देखिए जैसा कि गरिमा जी आपने भी कहा कि मैंने भी और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी, दोनों ने अपने कार्यकाल गिना दिए। वो केवल ये गिना रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीते, लेकिन मैंने ये बताया कि जो तिवारी जी का कार्यकाल था, जैसा कि तीनों ही वक्ताओं ने, अरुण जी ने और थपलियाल जी ने और देवेंद्र, सब ने माना कि तिवारी जी के समय में जो काम हुए थे आज वहीं के वहीं पर हैं, बल्कि कई चीजें बंद हो गई हैं। और उस समय अभी हमारे चौहान जी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट के कारण पैसा आया और इसलिए काम आ पाया। पहली बात तो ये कि 2004 से कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में आ गई थी। दूसरी बात है ये कि हमारे ही मुख्यमंत्री में कला थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से भी फंड लेकर आ सकते थे। सभी को लाना चाहिए क्योंकि ये तो एक सिस्टम है,
कि किसी की भी गवर्नमेंट नेशन में हो, लेकिन वो स्टेट को पैसा देंगे, तो एक सिस्टम है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात दूसरे कार्यकाल की, हरीश रावत जी के लिए मैंने कहा कि बहुत सारी अच्छी योजनाएं वो लेकर आए थे, लेकिन अल्प समय के कारण वो धरातल पर नहीं उतर पाई। ये ठीक बात है कि वो हमेशा से उन्होंने चाहा जरूर है कि पलायन रुके और बहुत सारी चीजों का विकास हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। मैंने माना इस बात को, मैं स्पष्ट तौर पर उस बात को कहना चाह रही हूँ। लेकिन ये इन्होंने तो प्रयोगशाला बना के रखा उत्तराखंड को, और खनन के तौर पे देखिए, खनन पहले से हो रहा है और होना बहुत जरूरी भी है। खनन साइंटिफिक तौर पे अगर खनन किया जाएगा तो नदियां भी अपने रास्ते पर चलेंगी और फ्लड्स भी कम होंगी। लेकिन जिस विकास की बात कर रहे हैं, उस विकास ने तो पहाड़ों का दोहन कर कर रख दिया। उत्तराखंड को ऑल वेदर रोड, सारे पहाड़ बिल्कुल खोखले करके रख दिए। आज जो बादल फट रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, उसमें इसीलिए बादल फट रहे हैं क्योंकि उतनी वहां पे पेड़ नहीं रह गए, ग्रीनरी खत्म हो गई है और सड़क गिर रहे हैं। कभी पहले इतना हुआ, लेकिन अब लगातार जो है उत्तरकाशी चमोली में जो हालात है दिन पर दिन, देखिए वो प्राकृतिक आपदाएं हैं और उनके लिए एक अलग चर्चा। ठीक है इंदु बान जी, आपकी बात आ गई। जल्दी से सर, अंतिम आखिरी रिएक्शन अरुण जी आपका। अरुण जी ठीक है सत्यवीर जी, आप बार बार बीच में टिप्पणी करेंगे, आप प्लीज। इंदु बान जी, में भ्रष्टाचार चल रहा है, हाँ वो उस पर चर्चा अलग हमने की है। अरुण जी, गरिमा जी, अरुण जी आप बोलिए। कितनी विचित्र बात है कि अगर उत्तराखंड में बादल पड़ता है तो पेड़ कट गए, और अगर हिमाचल में बादल फट गया तो वो नेचर की वजह से है। मतलब देखिए कितनी विचित्रता इनकी बातों में। तो आप क्या सिर्फ ये तर्क देंगे कि हिमाचल वाला एक्सक्यूज आपको काफी है? सत्यवीर जी, क्या आपको हिमाचल वाला एक्सक्यूज काफी है अपने उत्तराखंड की आपदा पर रखने के लिए? कैसी बातें आप करने लग जाते हैं, प्लीज शांत रहिए प्लीज। अरुण जी आप बोलिए, अरुण जी आप बोलिए। जी देखिए गरिमा, मुझे लगता है कि डिबेट कई जगह ट्विस्ट हो गई। एग्जैक्टली हम बात कहीं से शुरू करी थी और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के प्रवक्ता ने उस मुद्दे पर तो कुछ बोला ही नहीं। हेमराज बिष्ट और बिशन सिंह पर मैं बार बार टोकती रही, वहां कुछ नहीं। और हर प्रवक्ता के बीच में सत्यवीर जी को टिप्पणी करनी है, बोलिए। का वातावरण था उन दोनों के बीच में। वो देखिए नौजवान है, उत्साही है, तो ये स्थितियां होती है। दूसरा, इनकी ट्रेनिंग में शुमार है कि ये जब कोई विपक्ष का बोले तो उसे बोलने ना दे, ये अपनी बात रखे। तो देखिए गरिमा, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये भाजपा के अंदर का मैटर है, प्लीज। और ठीक है कि अगर ये बाहर आ गया नहीं, मुझे लगता है सत्यवीर जी की ज्यादा आदत है। और हेमराज तो हर की पौड़ी में खड़े होकर बयान दे रहे थे, वो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि हर की पौड़ी में काय के लिए पहुंच गए। तो ये देखिए, ये दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनका जो अपना झगड़ा है, मुझे लगता है ये निजी झगड़ा ज्यादा है। वो निजी झगड़ा, और बिशन सिंह चुफाल का ये कहना कि हेमराज मुख्यमंत्री के यहाँ से जो उन्होंने मुख्यमंत्री राहत को उसकी फाइलें वहां जमा कराई थी लोगों की, वो उठा के ले गए। तो ये देखिए, ये पीड़ादायक है। अगर इस तरह कोई कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। आखिर में वो पैसा अगर जाएगा तो बीजेपी की जय जयकार होती, वो हेमराज या चुफाल की जय जयकार नहीं होती। वो माध्यम हो सकते थे, लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो ये इस प्रदेश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ये निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य के लिए निराशाजनक है, चिंताजनक। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर। और देखिए, जिम्मेदारी बनती सत्ता पक्ष की भी कम से कम स्पष्ट किया जाए जनता के सामने कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातें रखने के लिए। तो बीजेपी के अंदर भी अब इस तरीके की चीजें सामने आने लगी हैं, एक की ओर से दूसरे ओर आयोग को घोषित किया जा रहा है। पार्टी के लिए बड़ी विकट स्थिति हो जाती है कि आखिर ऐसे में किसका समर्थन किया जाए और किसका ना किया जाए। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।